बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है एंड आई एम कोर्स इंस्ट्रक्टर एट केपी सर्क। आज के हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे थ्रेट मॉडलिंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस पर। दिस विल बी अ शॉर्ट सेशन ऑफ अराउंड 30-40 मिनट्स, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड दैट विल बी एंटरटेन आफ्टर दिस सेशन। जब हम बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की या इंटरनेट की, तो हमारी ज़्यादातर कम्युनिकेशन थ्रू वेब एप्लीकेशंस ही होती हैं। हमारे पास बैंक्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने ज़्यादातर फंक्शंस को ऑटोमेट किया हुआ है, और अब ये सब सर्विसेज वेब एप्लीकेशंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ये एप्लीकेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, या उनके अपने लैन पे या वैन पे, या फिर ओवर द इंटरनेट भी हो सकती हैं। ऑल्दो आजकल ट्रेंड मोबाइल एप्लीकेशंस का है, लेकिन इसमें भी बैक एंड पे वेब एप्लीकेशंस या वेब सर्विसेज या भी वेब एपीआईज ही कॉल होती हैं। जैसा कि मोस्ट ऑफ द ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन वेब एप्लीकेशंस, तो वेब एप्लीकेशंस आपके लिए एक डिजिटल क्रिटिकल एसेट बन जाता है। और हमें पता है कि जितने भी जो हमारे लिए एसेट होते हैं, उसके साथ कुछ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं और कुछ एसोसिएटेड रिस्क भी होते हैं। तो थ्रेट मॉडलिंग भी ऐसा ही एक प्रोसेस है जो कि उन पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स को या एसोसिएटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। थ्रेट मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सिस्टम, कि पहले आप अपने सिस्टम को समझते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उनको उस सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, और फिर उसके अगेंस्ट हम हर कंपोनेंट के अगेंस्ट हम पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको किस किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एक क्रिटिकल थिंकिंग है अबाउट सिक्योरिटी। ओवरऑल जो आपका सिक्योरिटी पोस्चर है एप्लीकेशन का, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। थ्रेट मॉडलिंग एक इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रेट्स को, अटैक्स को, जो कि एक्चुअली लॉन्च हो सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, या आपके सिस्टम के साथ एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटीज़ कौन सी हैं, उस वल्नरेबिलिटीज़ को काउंटर करने के लिए आप कौन से काउंटर मेजर्स या कंट्रोल अप्लाई करते हैं। तो ये सारा पार्ट है थ्रेट मॉडलिंग के प्रोसेस का हिस्सा है। काउंटर मेजर्स को आइडेंटिफाई करने से ये होगा कि हम देखेंगे कि कौन सा काउंटर मेजर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ को के अगेंस्ट हम अप्लाई करते हैं, और कौन कौन से थ्रेट्स या अटैक्स उसकी वजह से मिनिमाइज हो सकते हैं या उसके चांसेस कम हो सकते हैं, या अगर उस काउंटर मेजर को लगाने से हो सकता है कि हमारे पास कुछ और नई वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई हो जाए। ये थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस हेल्प करता है आपके किसी भी एप्लीकेशन के डिज़ाइन फेज़ को इम्प्रूव करने के लिए, या उसको शेप देने के लिए कि उसमें कुछ मज़ीद आर्टिफैक्ट्स ऐड हो जाएँ जो कि आपके हेल्प करें आपकी डेवलपमेंट के प्रोसेस में। किसी भी एप्लीकेशन को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, जो कि आपके पास हेल्प करता है आपकी एक्चुअल डेवलपमेंट में। फिर डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग फेज़ आता है और फिर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होती है। तो आपका जो थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस है, उसका सबसे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो आपके एप्लीकेशन के डिज़ाइन फेज़ में हेल्प करता है। उसके अलावा आपके कंपनी के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, कि कोई भी कंपनी ने अपने कोई मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, तो वो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है थ्रेट मॉडलिंग से कि क्या-क्या कंट्रोल उसने वहाँ पे लगाने हैं। या आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसके कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो इससे आइडेंटिफाई हो जाती हैं। एक और फ़ायदा इसका ये है कि जो उसके एसोसिएटेड रिस्क, जैसे कि हमने पहले बात की थी, वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, कि हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कौन-कौन से थ्रेट्स, पोटेंशियल थ्रेट्स इस पे आ सकते हैं, उसके अगेंस्ट काउंटर मेजर्स कौन-कौन से हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे पास रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस द रीजंस ऑफ थ्रेट मॉडल। थ्रेट मॉडल हम क्यों और किन वजूहात की वजह से इस्तेमाल करते हैं, या प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसका फ़ायदा है कि फाइंड सिक्योरिटी बग्स अर्लियर। ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन जब इसको डेवलप करते हैं और वो उसकी जब वो डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में जाती है, कि बजाय इसके कि वहाँ पे हमारे पास कुछ सिक्योरिटी बग्स आइडेंटिफाई हो जाएँ जो कि जिस मकसद के लिए एप्लीकेशन बनी है उसको अफेक्ट करे, तो थ्रेट मॉडल हमें ये हेल्प करता है कि हम वो सिक्योरिटी बग्स को अर्ली फेजेस में आइडेंटिफाई कर लें। जैसे कि हमने बात की थी कि डिज़ाइन फेजेस में या रिक्वायरमेंट फेजेस के बीच में ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से बग्स आ सकते हैं। उसको मिटिगेशन प्रोसेस है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी हम वहीं पर बना लें। नेक्स्ट ये है कि हमें थ्रेट मॉडल हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। जैसे हमने पहले बात की थी कि हम अपने देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं,
कौन कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है थ्रेड मॉडल कि हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि थ्रेड्स के अगेंस्ट हमने कौन कौन से काउंटर मेजर्स लगाने हैं, और थ्रेड्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमने जैसे पहले बात की थी कि अगर कोई ऐसा काउंटर मेजर हम लगा देते हैं जिसकी हमारे पास जिसकी कॉस्ट हमारे जो थ्रेट्स है पोटेंशियल थ्रेट उससे ही ज़्यादा हो जाती है, तो हमें क्लियर हो जाता है कि वो हमने काउंटर मेजर्स को अप्लाई करना है या नहीं करना। और इससे ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे क्योंकि हम सिस्टम को होलिस्टिकली देख रहे होते हैं, उसके कंपोनेंट्स को, उसके आपस में कम्युनिकेशन को, कि कहाँ कहाँ पे थ्रेट्स आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमने उसके कंट्रोल लगाने। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इंजीनियर एंड डिलीवर बेटर प्रोडक्ट। देखिए जब हम किसी चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे से किसी एक प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो चीज़ उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो बेहतर बनती है। आपकी ज़्यादा एफर्ट्स ज़ाया नहीं होती कि आप बाद में जाके डिप्लॉयमेंट में चेंज कर रहे हो या डेवलपमेंट प्रोसेस में जाके चेंज कर रहे हो, दोबारा से कोड लिख रहे हो। तो इसका बेहतर ये है कि इंजीनियर्ड और एक बेटर प्रोडक्ट आपके पास आएगी, क्योंकि हम उसके थ्रेड्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं और उसके काउंटर में ये स्ट्रेटजी पहले ही बना चुके होते हैं, जो कि एक्चुअल डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट फेज में हमें पहले से पता होगी। नेक्स्ट ये है कि एड्रेस इश्यूज अदर टेक्निक वांट। हमारे पास थ्रेड मॉडलिंग की या वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कुछ और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम कोड रिव्यू करते हैं या बाद में टेस्टिंग करते हैं। तो कुछ इश्यूज कोड रिव्यू में हम जब भी कोई हम उसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे, कोड रिव्यू कर रहे होंगे, तो सिर्फ उसी मॉड्यूल का हमें वो थ्रेड्स या पोटेंशियल जो उसका रिस्क होगा वो वहीं पे आइडेंटिफाई होगा। लेकिन थ्रेड मॉडलिंग ऐसी टेक्निक है कि कुछ ऐसे इश्यूज को भी आइडेंटिफाई करता है कि जो कि बाकी टेक्निक्स नहीं करती। जैसा कि क्योंकि हमने पहले बात की थी कि वो कंपोनेंट्स को आपस में भी देख रहा होता है कि वो उस तरह कैसे जा रहा है, कि जैसे कि ऑथेंटिकेशन का कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कंपोनेंट्स के बीच में, वो कैसे होगा, वो हमें आइडेंटिफाई होगा क्योंकि दो कंपोनेंट्स का आपस में कनेक्शन भी हो रहा है, कि उनके आपस में कम्युनिकेशन सिक्योर है या नहीं सिक्योर। उनके कोड्स को तो हम कोड रिव्यू में देख लेंगे, लेकिन उनके आपस में कम्युनिकेशन को हमें थ्रेड मॉडल आसानी से बता देगा। ओके, बिफोर वी मूव फर्दर वी शुड डिस्कस सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं फेजेस के, ये डेवलपमेंट के फेजेस क्या है, तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अगेंस्ट एक सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है कि जिसमें प्राइवेसी या सिक्योरिटी कंसिडरेशन थ्रू आउट ऑल द फेजेस हम करेंगे, बजाय इसके कि हम सिर्फ एंड में सिक्योरिटी टेस्टिंग कर लें या पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर लें कि और आइडेंटिफाई करें वल्नरेबिलिटीज़। अगर वहाँ वल्नरेबिलिटीज़ या कुछ थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको बैक आना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। तो सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये कहती है कि आपने सिक्योरिटी को या प्राइवेसी को हर फेज में हर पॉइंट पे एड्रेस करना है। जैसे कि हमने बात की शुरू में, ट्रेनिंग होगी ज़ाहिर है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए या उनको टेक्निकली साउंड करने के लिए कि सिक्योरिटी है क्या, ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स फेज में हम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स स्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे हम सिक्योरिटी प्राइवेसी असेसमेंट करेंगे जेनेरिक लेवल पे। फिर एक्चुअल डिज़ाइन फेज में आके हम इस्टेब्लिश करेंगे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट जो कि हमने वहाँ पे गैदर की होंगी, उनको एनालाइज करेंगे। और जो थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस है जो डिज़ाइन फेज में आ रहा है, जिस जो भी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे जाके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी कि हमने अप्रूव्ड टूल्स यूज़ करने हैं, स्टैटिक एनालिसिस करेंगे कोड का, या थर्ड पार्टी या अनसेफ फंक्शंस यूज़ नहीं करेंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन फेजेस के सारे प्रोसेसेस हैं। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी जिसमें टेस्टिंग आ जाएगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या डायनामिक एनालिसिस होगा। उसके बाद उसका रिलीज या डिप्लॉयमेंट फेज आएगा, और फिर एट द एंड अगर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के बाद कुछ इशू आता है तो उस इंसिडेंट को हमने रिस्पॉन्स किस तरह करेंगे। तो सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको ये बताती है, ये प्रोसेस गाइड करता है कि आपने सिक्योरिटी को कंसिडर करना है हर प्रोसेस पे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो कॉस्ट आपकी डेवलपमेंट में जाके लगनी है बाद में, वो कम हो जाती है, या आपको एक्चुअल डिप्लॉयमेंट के बाद आप पीछे आते हैं या कोड दोबारा करते हैं या किसी फीचर को अपडेट करते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने थ्रेट मॉडलिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको सीखना किस तरह है, या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कि हम सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आप सोचें कि आप व्हाट आर यू बिल्डिंग, आप बनाना क्या चाह रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किसके लिए बनाया जा रहा है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स का आपस में
कनेक्शन क्या है, वो कहाँ पे डिप्लॉय होगा, क्या वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय होगा, वो इंटरनल एप्लीकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। क्रिटिकली आपने सारी रिक्वायरमेंट्स व्हाट आर यू एक्चुअली बिल्डिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर ये चीज़ बन जाती है तो व्हाट कैन गो रॉन्ग, उसके पोटेंशियल थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, उस पर कौन कौन अटैक्स कर सकता है, कौन कौन से उसके एडवर्सरीज हैं जो उससे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो है और उसके एसोसिएटेड रिस्क क्या है। ये हम यहाँ पे अपने क्रिटिकली सोचना है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। नेक्स्ट टाइम व्हाट शुड यू डू अबाउट दोज थिंग दैट कैन गो रॉन्ग। कि आपने पिछले स्टेप में जो आइडेंटिफाई किए थे थ्रेट्स या अटैक्स फैक्टर्स आपने देखे थे, कि अगर वो हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, आपके एप्लीकेशन को कितना नुकसान हो सकता है। क्या वो सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, या उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट करेगा, या उसकी कोई इंटेग्रिटी को अफेक्ट करेगा। तो आपने देखना है कि क्या कितनी हद तक नुकसान हो सकता है, और आपका जो सिस्टम है उस कितना अफेक्ट करेगा जो उसके यूजर्स हैं। नेक्स्ट आपने देखना है कि जो आपने डिड यू डू अ डिसेंट जॉब ऑफ एनालिसिस, कि आपने जो अपना क्रिटिकल एनालिसिस इनफ किया है या नहीं किया, आपने अपने सारा जोर लगाया या नहीं, कि अपना नॉलेज रिक्वायर्ड नॉलेज या जो पास्ट आपका एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से आपने क्रिटिकली देखा है या नहीं देखा। तो ये आपने थ्रेड मॉडलिंग एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग जो हर स्टेप में आपने करनी है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, जो बना जो लेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर नुकसान हो जाए तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा कि आपकी एप्लीकेशन पे या आपके बिजनेस प्रोसेसेस पे। थ्रेड मॉडलिंग का प्रोसेस की तरफ हम आते हैं। थ्रेड मॉडलिंग में सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है अपने सिस्टम को। जैसे हम शुरू से हम बात कर रहे हैं कि आपने सिस्टम को देखना है, उसके कंपोनेंट्स को देखना है, उनके कंपोनेंट्स की आपस में रिलेशंस को देखना है, और फर्दर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स या इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ वो किस तरह कोऑर्डिनेट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट आपने उसके थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है। थ्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे हम ईच कंपोनेंट के लिए, जो कि आपने पिछले स्टेप में आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद आपने प्रपोज करनी है मिटिगेशन या काउंटर मेजर, उसके अगेंस्ट कौन कौन से कंट्रोल्स लगेंगे। नेक्स्ट जो आखिरी स्टेप है उसके हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से थ्रेट्स हैं, उनकी मिटिगेशन टेक्निक्स हैं, तो फिर हमने उसको प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा अप्लाई करना है या कौन सा नहीं करना, या किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, या उनकी आपस में डिपेंडेंसी कितनी है। प्रोसेस में सबसे पहले हम ड्रॉ योर पिक्चर, आपका कोई भी जो सिस्टम है हमने उसको किसी डिज़ाइन में या किसी डायग्राम के थ्रू हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फिर हमने उसके रिस्क आइडेंटिफाई थ्रेट्स करने हैं, डिटरमाइन मिटिगेशन, और फिर फॉलो थ्रू जो भी हमने पहले बात की कि हमें उसकी प्रायोरिटी देनी है या उसको नेक्स्ट स्टेप में कि डेवलपमेंट फेज में किस तरह लेके जाना है। सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड द डाटा फ्लो, अंडरस्टैंड लॉजिकल एंड कंपोनेंट आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम्स के उसको डिकम्पोज करना, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, आपस में वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड ईच कम्युनिकेशन फ्लो एंड वैल्यूएबल डाटा मूव्ड एंड स्टोर, के एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ की तरफ से कौन सा डाटा आ रहा है या इंटरनल डेटाबेस में कौन सा डाटा स्टोर है, उनका आपस में कम्युनिकेशन फ्लो को हमने अंडरस्टैंड करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपके सिस्टम्स कौन से हैं, सर्वर्स हैं, यूजर्स कौन से, यूजर्स कितने टाइप के हैं, इंटरनल यूजर्स हैं, कुछ एडमिन यूजर्स हैं, या कुछ एक्सटर्नल जो पब्लिक इंटरफेस से जो लोग उसको एक्सेस करेंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एडमिन सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किसके पास होगी, उसके बाद उसकी लॉगिंग को देखना है कि क्या हमने उसका डाटा जो भी उसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है वो उसकी लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, ये उसको अंडरस्टैंड करना सिस्टम को। तो किस तरह करेंगे, हमने पहले अभी यूज़ की होगी डिज़ाइन प्रोसेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डाटा फ्लो डायग्राम। ये जो आपकी एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं, जिसमें आपका कोई यूज़र भी हो सकता है या आपका कोई एक्सटर्नल जो आपके स्कोप से बाहर है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एक रेक्टेंगल से। प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे ओवल शेप से। मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, अगर हमने उसको एक ऐसा प्रोसेस है जिस तरह अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके अंदर फर्दर मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन उसको फिर हम एक डबल सर्कल या डबल ओवल के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। डाटा स्टोर के लिए हम डबल डैश यूज़ कर सकते हैं, और एक एरो जो होगा एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करेगा, उसको हम एक एरो के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एक ट्रस्टेड बाउंड्री हम अपनी डाटा फ्लो डायग्राम में बनाते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट आपस में
जुड़े हुए हैं। ट्रस्टेड बाउंड्रीज को ऐड करने के कुछ फीचर्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, यूज़र अकाउंट्स हैं विंडोज़ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, उसको हम अलग से कर सकते हैं, हम उसको अपने पूरे सिस्टम में, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगी। और कुछ नेटवर्क इंटरफेसेस भी एक्सटर्नल एंटिटीज के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट फिजिकल कंप्यूटर्स को हम एक बाउंड्री के अंदर अलग से कर सकते हैं, या वर्चुअल मशीन्स हैं क्योंकि उनके अपने एसोसिएटेड थ्रेड्स बाकी कंपोनेंट से डिफरेंट हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज हम बना सकते हैं। इस तरह की कोई डिपार्टमेंट है, उसका फंक्शन है वो अलग से है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट्स है, उसके लिए हम ट्रस्टेड बाउंड्रीज ऐड कर सकते हैं, या एचआर के डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन पर डिपेंडेंसी बहुत मिनिमम है। या फिर जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रिविलेजेस हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, वहाँ पे हम बाउंड्री ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था कि अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करने के बाद आइडेंटिफाई थ्रेड्स करने हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्रेड मॉडलिंग है, या इवन मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हम अपने सिस्टम का तो हमें आइडिया होता है, हम अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट गैदरिंग की होती है, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया होता है हमने, और उनका आपस में रिलेशन को अंडरस्टैंड किया होता है, लेकिन थ्रेड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अनलेस कि हमारे पास उसका कोई प्रीवियस एग्जांपल या प्रीवियस नॉलेज हो हमारे टीम मेंबर्स के पास। लेकिन फिर भी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, कुछ जिस तरह के हम अटैक ट्रीज बना सकते हैं कि हर कंपोनेंट के अगेंस्ट, या थ्रेड लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं हमारे पास जो कि वेस भी है या सैंस की हैं, वो हर साल अपने टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, पब्लिश करते हैं। वहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या आया वो जो आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो हमारे किसी कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, या कुछ चेकलिस्ट इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, हम उसको यूज़ करके थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या इसका एक और फर्दर तरीका है कि यूज़ केसेस के अगेंस्ट हम मिस यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करें। यूज़ केसेस क्या होते हैं, जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं तो किसी भी फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं हमारी, वो एक सिंगल यूनिट जो फंक्शन होता है उसको हम यूज़ केस कहते हैं, और उसी के अगेंस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मिस यूज़ केसेस के अटैकर या कोई अगर कोई इस तरह का एडवर्सरी उसको यूज़ करता है तो वो उस यूज़ केस को किस तरह मिस यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई इनपुट फील्ड है, उसमें कोई रॉन्ग वैल्यू देने की कोशिश कर सकता है, या कुछ वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक लगा सकता है कि जिस तरह यूज़ केस एक लॉगिन है, सिंपल लॉगिन फंक्शनैलिटी है, लेकिन मिस यूज़ केस उसका हो सकता है कि वो पासवर्ड्स को ट्राई करे थ्रू ब्रूट फोर्स अटैक। तो थ्रेड मॉडलिंग के So as we move further, we will discuss threat modeling methods. सबसे पहले है stride. Stride acronym है most common attacks का spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service and elevation of privileges. ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप किया गया था ऑलमोस्ट 20 years ago, और अभी भी ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एक और मॉडल है पेस्टा, प्रोसेस ऑफ अटैक सिमुलेशन एंड थ्रेट एनालिसिस। ये भी एक प्रोसेस है, 7 मेथड मॉडलिंग प्रोसेस यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। इसमें डिफरेंट 7 स्टेप्स हैं जो कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर स्कोप आइडेंटिफाई करना है, फिर एप्लीकेशन को डीकम्पोज करना है, और फिर थ्रेट एनालिसिस करना है कि हर कंपोनेंट को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, फिर वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन करने हैं, और फिर अटैक इन्यूमरेशन करना है जिसको हम प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं, और फिर आखिर में इसका रिस्क एनालिसिस करना। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस है इसको पेस्टा में। नेक्स्ट हमारे पास वेस्ट है। ये एक स्केलेबल प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऑलमोस्ट और फेजेस में यूज़ होता है। इसमें विजुअल, एजाइल एंड सिंपल थ्रेड मॉडलिंग इसको कहते हैं। इट्स बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन, कि उनका आपस में कंपोनेंट्स का कोलैबोरेशन किस तरह का है। तो आज के सेशन में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्राइड को इन डिटेल। और स्ट्राइड जैसे कि हमने पहले देखा है कि स्ट्राइड इज एन एक्रोनिम ऑफ इनिशियल लेटर्स ऑफ पॉसिबल थ्रेट्स एंड इट क्लासिफाई थ्रेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर कैटेगरीज। तो हम हर जो हमने आइडेंटिफाई किए थे अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स को, उसको उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि कौन से दीज इस इन कैटेगरीज में से कौन कौन से थ्रेड्स उस पर आ सकते हैं। By using these category threads, one has the ability to create a security strategies. इन्हीं जो कॉमन थ्रेड्स हैं, आपके जितने भी थ्रेड्स होंगे वो इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करेंगे, और इसमें हम एक बेहतर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना सकेंगे आगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। This table shows how
थ्रेड कैटेगरीज ऑफ स्ट्राइट वायलेट्स द डाटा प्रॉपर्टी। हमारे पास कुछ डाटा की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, अवेलेबिलिटी है, नॉन रिपीटेशन। तो ईच प्रॉपर्टी वायलेट होती है किसी न किसी थ्रेड कैटेगरी से। जैसे कि स्पूफिंग है, स्पूफिंग इज a type of attack in which someone is impersonating the identity of a person, maybe a person or a website, या फिर एक प्रोसेस, ओएस प्रोसेस की भी स्पूफ किया जा सकता है। ये ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्टी को वायलेट करती है डाटा की। फर्दर नेक्स्ट है टेम्परिंग। टेम्परिंग में ये होता है कि डाटा को मॉडिफाई किया जाता है या कि उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन भी किया जा सकता है एज ए मैन इन मिडल अटैक, या फिर कोई DLL फाइल या प्रोसेस की फाइल है तो ये इंटेग्रिटी को वायलेट करता है। नॉन रिपीटेशन एक प्रॉपर्टी है डाटा की, जिसमें ये होता है कि कोई भी एंटिटी कोई भी एक्शन परफॉर्म करे तो उसको डिनाई ना कर सके, लेकिन उसके अगेंस्ट जो अटैक है वो रिपीटेशन अटैक है कि किसी ने कोई ईमेल भेजी है वो कहते आई डिडंट सेंड एन ईमेल या आई डिडंट मॉडिफाई द फाइल। इसीलिए इसके साथ हम जो इसका काउंटर में ये है कि लॉग्स क्रिएट करते हैं हर किसी के साथ एंटिटी एक्शन के साथ। आसान अल्फाज में नॉन रिपीटेशन का मतलब ये है कि कोई भी एंटिटी या पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म करे तो वो करना चाहे, ऐसे कंट्रोल्स या काउंटर मेजर्स हों कि उसकी क्लेम कर सकें कि उसने जो एक्शन किया उसी ने किया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, एक्सपोजिंग इंफॉर्मेशन टू समवन नॉट ऑथराइज्ड टू सी इट। जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डाटा की, जिसको जो डाटा सिर्फ उसी को विजिबल या एक्सेसिबल हो जिसके लिए वो इंटेंडेड है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ये है कि क्या किसी भी एप्लीकेशन का सोर्स कोड उसको विजिबल हो जाए किसी यूजर को या किसी अटैकर को, या कि किसी की लिस्ट ऑफ कस्टमर की वेबसाइट उसको पब्लिश कर दिया जाए, किसी साइट की कोई ब्रीच डाटा ब्रीच हुई है तो ये एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर अटैक में आता है। डिनायल ऑफ सर्विस, अगेन दिस इज एन अटैक ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सम सिस्टम, जो कि डिनाई कर दे या उसकी डिग्रेड कर दे सर्विसेज की टू यूजर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रैशिंग विंडोज और ए वेबसाइट, ठीक है, सेंडिंग अ पैकेट, ठीक है, पिंग पैकेट, आप रिक्वेस्ट भेजते रहे एक ही दफ़ा मल्टीपल सोर्सेज से एक ही टारगेट को, ठीक है, या आपके CPU का टाइम या मेमोरी टाइम को टारगेट किया जाए ताकि उसकी सर्विसेज को अनअवेलेबल किया जा सके। नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, किसी भी कोई भी सिस्टम जब डेवलप किया जा रहा है तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसको कितने यूज़र एक्सेस करेंगे और उनको ऑथराइजेशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ एडमिन यूज़र होते हैं, कुछ पब्लिक यूज़र होते हैं, कुछ एप्लीकेशन में गेस्ट यूज़र भी होते हैं कि जिसको जितनी ऑथराइजेशन है उतनी ही उसके पास एबिलिटीज़ या एक्सेस हो। तो एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज ये है कि अपनी एबिलिटी से कैपेबिलिटी से आगे बढ़ के उसको अलाउ किया जाए या वो अपने 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 लिए वो एक्सेस गेन कर ले, गेन कैपेबिलिटीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑथराइजेशन भी कोई भी क्रेडेंशियल शो किए बगैर उसको एक्सेस कर ले। इसकी एग्जांपल ये है कि कोई भी जो कमांड्स हैं एक सर्वर पे वो सिर्फ ऑथराइज यूज़र या एडमिन यूज़र ही अलाउ है कि वो उसको रन कर सके। कोई रिमोटली इंटरनेट यूज़र, कोई भी कॉमन पब्लिक यूज़र को अलाउ नहीं होनी चाहिए कि वो एक्सेस को एक्सेस कर दे। या एडमिन के अलावा अगर किसी को लिमिटेड यूज़र के राइट्स हैं तो वो भी अगर एडमिन के राइट्स गेन कर लेता है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन तो वो भी एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये थ्रेड्स जो हमारे पास एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए थे ड्यूरिंग द डाटा फ्लो डायग्राम, वो किस तरह आपस में उनका रिलेशन है। हम एंटिटी क्या चीज़ होती है कि कोई एंटिटी या पर्सन है या कोई भी फिजिकल सिस्टम हो सकता है जो कि किसी और सिस्टम को या प्रोसेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उस पर कौन कौन से अटैक हो सकते हैं। तो एंटिटी की स्पूफिंग भी हो सकती है, तो लेकिन टेम्परिंग शायद नहीं हो सकती, रिपुटेशन हो सकती है। बाकी जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर या डिनायल ऑफ सर्विस वो एंटिटी का नहीं हो सकती क्योंकि इंडिपेंडेंट है। एंटिटी पे सिर्फ रिलेट करेंगे जो कैटेगरी वो स्पूफिंग है या रिपुटेशन है। प्रोसेस में क्या होगा कि प्रोसेस में सारे कैटेगरीज सारी फॉल करेंगी क्योंकि स्पूफिंग भी प्रोसेस की हो सकती है, प्रोसेस की टेम्परिंग भी हो सकती है, प्रोसेस डिनाई भी कर सकता है कि उसने किसी और प्रोसेस के साथ
कुछ इंटरेक्शन किया या उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी हो सकती है। अगर प्रोसेस का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी उस पर लॉन्च हो सकता है। ये प्रोसेस के एक राइट्स लिमिटेड थे और वो उसकी एलिवेट किए जा सकते हैं। तो डाटा फ्लो कौन कौन से अटैक हैं, उसकी टेम्परिंग हो सकती है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है, या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकता है, डाटा की इंफॉर्मेशन जो पैकेट इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ या दूसरी एंटिटी की तरफ, उसका डिस्क्लोजर हो सकता है। इसी तरह डाटा स्टोर पे कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, टेम्परिंग हो सकती है, उसकी उसकी स्पूफिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो डाटा स्टोर की अपनी एक आइडेंटिटी होगी या उसका वो एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, वहीं से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है एप्लीकेशंस के साथ। नेक्स्ट हम एक डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एक थ्रेट मॉडलिंग टूल माइक्रोसॉफ्ट का। आसान सा टूल है थ्रेट मॉडलिंग के लिए, जो कि एक आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शनेबल आइटम्स देता है, कि जिसमें हम एक डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम बना लेते हैं अपने सिस्टम्स का, फिर हम उसको उसका आपस में रिलेशनशिप उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि डाटा किस तरह मूव होता है, और फिर उस कंपोनेंट्स को हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट कौन कौन से पॉसिबल थ्रेट्स या पोटेंशियल थ्रेट्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं। ये टूल फ्रीली अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, आसानी से डाउनलोड हो जाता है। अभी हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। टूल को ओपन करेंगे, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट मॉडलिंग टूल है यहाँ पर, ठीक है। इसका ये फ्रंट स्क्रीन है, इसके पास डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। क्रिएट अ मॉडल अगर आप नई फाइल बना रहे हैं, ओपन अ मॉडल अगर आपके पास कुछ पहले से मॉडल्स आपने सेव किए हुए हैं, या अगर आप हेल्प स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है, ट्यूटोरियल भी है, वो यहाँ से आप देखा जा सकता है। कुछ टेम्पलेट्स बनाने का ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में काम कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं कि ताकि सब लोग उसको सिमिलरली यूज़ करें, तो आप एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपने यहाँ मॉडल क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास सामने विंडो आ रही है। सबसे पहले हमारे पास एक विंडो है जो कि डिज़ाइन पेन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंटिटीज़ होंगी। राइट मेन्यू में हमारे पास एक्सटेंसिल्स का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन और डिफरेंट एंटिटीज़ जो कि हमारे वेबसाइट्स में यूज़ हो सकती हैं, वेब एप्लीकेशन में यूज़ हो सकती हैं, वो अवेलेबल है फुली और डिफरेंट कैटेगरीज में है। कुछ जेनेरिक प्रोसेस भी इसमें आ सकता है। आपके पास ओएस प्रोसेस है, आपके पास थ्रेड है, कर्नल थ्रेड है, वेब सर्वर है, आपके वेब एप्लीकेशन एज ए होल आप इसमें ले सकते हैं, या आपके पास एज ए ब्राउज़र क्लाइंट भी एक प्रोसेस है। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सटर्नल इंटरेक्टर्स हैं जिसमें ब्राउज़र है, ह्यूमन यूज़र हैं, ठीक है, ओएस के साथ अगर एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ डाटा स्टोर्स है, क्लाउड स्टोरेज अगर है, एसक्यूएल डाटाबेस है, या कोई और रिलेशनल डाटाबेस है, नॉन रिलेशनल डाटाबेस, या कैशे है, कुकीज़ है, डिवाइसेस है। तो ये आपका इतना माइनर लेवल पे भी डिकम्पोज आप सिस्टम को कर सकते हैं कि उसमें कैशे को या फाइल सिस्टम को भी ऐड कर सकते हैं। और जो जेनेरिक डाटा फ्लोज वेब एप्लीकेशन में होते हैं, HTTP, HTTPS, IPsec प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास जेनेरिक ट्रस्टेड लाइन बाउंड्री है। फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ट्रस्टेड बाउंड्रीज भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज भी आपके हमारे यहाँ ट्रस्टेड बाउंड्रीज भी आ रही हैं, ठीक है। तो हम इसको, ये हमारे पास स्टेंसिल्स हैं। दूसरा हमारे पास एक नीचे स्टेटस बार आ रही है, और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अगर आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक अपना एक थ्रेड मॉडल क्रिएट करते हैं। यहाँ से स्टेंसिल्स में से हम एक्सटर्नल इंटरेक्टर एक यहाँ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ह्यूमन यूज़र, और ये इंटरेक्ट करेगा हमारे किसी भी वेब सर्वर के साथ। हम इसको सिंपल डबल क्लिक करके भी हमारे पास यहाँ ऐड हो सकता है। वेब सर्वर ऐड करने के बाद हम बैक एंड के लिए कोई डाटा बेस ऐड कर सकते हैं। हम हो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कैटेगरी ऐड करें, हम एक जेनेरिक डाटाबेस को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इनके बीच में इंटरेक्शन या फ्लो, डाटा फ्लो को ऐड करना है, ठीक है, सिंपल। अगर हम डाटा फ्लो ऐड करें, यहाँ पे हम HTTP, ठीक है, HTTP कहाँ से, ह्यूमन से बस डाटा जा रहा है वेब सर्वर का, ठीक है। ठीक है, या HTTP रिक्वेस्ट हो रही है हमारे पास ह्यूमन से
और वेब स्टोर पे। और अगर हमारे पास, हम ये कहते हैं कि हमारे पास नॉन इनक्रिप्टेड डाटा जा रहा है वेब स्टोर से, वेब सर्वर से हमारे पास डाटा स्टोर तक, ठीक है, और इनका वापस भी फ्लो जाएगा और ये HTTP ट्रैफिक के थ्रू। तो हमारे पास ये एक डायग्राम बन गई है। अच्छा, इसके बाद ये है कि हम किसी भी एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन यूजर है, अगर हम चाहते हैं कि इसको हम अपने स्कोप में कंसिडर ना करें तो आउट ऑफ स्कोप भी कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे रीजन भी स्पेसिफाई करते हैं कि अगर कोई इस रिपोर्ट को देखे तो अंडरस्टैंड कर सके कि हमने इसको क्यों एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आ रही है आपके पास। फर्ज करें वेब सर्वर है तो उसके पास एडिशनल आपके पास आ रहा है रनिंग एज, उसके पास कौन से राइट्स हैं, एज ए कर्नल है, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटर है या नेटवर्क सर्विस। ताकि ये चीज़ आइडेंटिफाई इसलिए होती है कि हम पहले से इसको स्कोप आइडेंटिफाई कर दें ताकि वो जो एसोसिएटेड थ्रेड्स इसके बाद जनरेट करेगा ये टूल, तो उसमें ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाए। ठीक है, अगर हम प्रोसेस को देखें तो ये भी हमारे पास इसकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, ये फिजिकल नेटवर्क किस नेटवर्क के थ्रू ये आ रहा है, वाईफाई के थ्रू आ रहा है या ब्लूटूथ के थ्रू आ रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी, तो उसी के एसोसिएटेड उसके साथ वो थ्रेड्स आइडेंटिफाई होंगे। वंस वी कंप्लीट आवर डायग्राम, हम जाएंगे एनालिसिस व्यू में। एनालिसिस व्यू में हमारे पास ये पूरी डायग्राम की एसोसिएटेड थ्रेड लिस्ट जनरेट होगी हमारे पास, हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ वेब सर्वर का। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो हमारे पास आ रहा है एलिवेशन यूजिंग इम्पर्सोनेशन। ठीक है, कि ह्यूमन इम्पर्सोनेट हो सकता है ड्यूरिंग द communication with web server. Web server may be able to impersonate the contents of human user in order to gain additional privileges. ठीक है, कि वाइस वर्सा भी हो सकता है वो। ठीक है, यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज देख सकते हैं कि नॉट स्टार्टेड, नीड इन्वेस्टिगेशन, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, या मिटिगेटेड हो सकते कुछ थ्रेड्स या कुछ हमारे पास रिस्क इस तरह के होते हैं जो कि हम थर्ड पार्टी या किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने डायग्राम में तो शो कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द रिपोर्ट अगर हमने जनरेट करी तो उसमें हम पहले से कह देंगे कि ये मिटिगेट हो चुका है या फिर नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, फर्दर हम देख सकते हैं कि वीक एक्सेस कंट्रोल ऑफ ए रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो रहा है। ठीक है, एट लास्ट हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करने से पहले हमने इसको सेव करना है, न्यू मॉडल कह देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है, डायग्राम जो हमने बनाई थी वो कंप्लीट डायग्राम आ जाएगी, फिर उसके सब पार्ट्स आ जाएंगे जो कि इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द एंटिटीज, स्पूफिंग है, डिनायल ऑफ सर्विस है, और ये कंप्लीट एक डिटेल है। तो ये तो हमारी सिंपल एक DFD थी जिसमें सिर्फ 2 प्रोसेसेस थे। जब आप अपनी अपनी रियल टाइम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें सारे प्रोसेसेस और सारे डाटा फ्लोज को शो करेंगे, जिससे हमारी ये रिपोर्ट ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव बनेगी। रिपोर्ट को आप फर्दर सेव भी कर सकते हैं एज ए PDF टू ट्रांसफर टू योर डेवलपमेंट टीम। ये एक सिंपल टूल है टू बिगिन विद थ्रेड मॉडलिंग, बिल्कुल विजियो की तरह। अगर आपने विजियो यूज़ किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स हैं इसमें सारे हमारे पास। आप स्विच कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू टू एनालिसिस व्यू। ठीक है, यहाँ से हम और कंपोनेंट भी आ सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं। तो जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे या जितना आपकी एप्लीकेशन कम्प्लेक्स होगी और उसके आपने कंपोनेंट्स या डेटा फ्लो आइडेंटिफाई किए होंगे, उतनी आपकी डायग्राम भी कम्प्लेक्स बनेगी और उसकी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेट होगी। ये तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रेड मॉडलिंग टूल का माइक्रोसॉफ्ट के, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, फ्रीली अवेलेबल है। और ये सिंपल सी डायग्राम हमने बनाई थी, और अगर आप एक कम्प्लेक्स डायग्राम को व्यू करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह की होगी।
ठीक है कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक वेब ब्राउज़र, वेब क्लाइंट एक वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और इस वेब एप्लीकेशन को हमने फर्दर डिकम्पोज़ किया है वेब सर्विसेज़, डिफरेंट वेब सर्विसेज़ के साथ, जो कि कनेक्टेड है एसक्यूएल डेटाबेस के साथ। और इसके साथ हमारे पास एक और सिस्टम है ऑडिटिंग एंड लॉगिंग का, जो कि इंडिपेंडेंट सिस्टम है। और हमने एक जेनेरिक ट्रस्टेड बाउंड्री भी जनरेट की है टू आइडेंटिफाई कि ये हमारा इंटरनल सिस्टम है और ये एक्सटर्नल सिस्टम। So this is end of our online lecture. Thank you very much for listening. And if you are interested in more courses, they are available at our online learning management system available at lms.kpsir.com.